नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम डिस्कशन करेंगे कि देश के टॉप एग्जामिनेशन कौन कौन से होते हैं, अर्थात हमारे देश के अति महत्वपूर्ण परीक्षाएं कौन कौन सी होती हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो 12th स्टैंडर्ड की जो परीक्षाएं हैं उसमें या यूं कहें सभी परीक्षाओं में मेडिकल सेवा के लिए जो परीक्षा होती है नीट, ये देश की सबसे प्रतिष्ठित और बहुत प्रतिस्पर्धा वाला एग्जाम होता है। नीट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वह है आपका 12th स्टैंडर्ड, साथ में बायोलॉजी वर्ग से आपको होना चाहिए तथा 11वीं और 12वीं दोनों वर्षों में आपको नियमित रूप से बायोलॉजी वर्ग में ही अध्ययन करना चाहिए। ये इतना प्रतिस्पर्धी एग्जाम है कि आज नीट की वजह से लगभग देश के सभी बड़े महानगरों में कोचिंग संस्थानों में इतनी तादाद में पनप गए हैं और इतना बड़ा एजुकेशन मार्केट हो गया है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लगभग 20 लाख से अधिक विद्यार्थी इस एग्जाम में बैठते हैं और ये सभी विद्यार्थियों में से लगभग 80% विद्यार्थी कोचिंगों में अध्ययन करते हैं। अब ये देखा जाता है कि ये एग्जाम कठिन क्यों है, प्रतिस्पर्धी क्यों है। एक सीमित सीटें हैं, डॉक्टर्स बनने की सीमित सीटें हैं, चिकित्सा सेवा में जाने की जो उच्च पद की जो आपके पास पोस्टेज है, जो पोस्ट है आपके पास वह सीमित है, लेकिन विद्यार्थियों की संख्या लाखों में है। ये इतनी संख्या में कैसे विद्यार्थी आए? इसका मूल कारण है कि एक इस प्रकार का एनवायरनमेंट तैयार करना कि आप कोचिंग के द्वारा नीट एग्जाम फाइट करके मेडिकल जो शिक्षा है उसमें चिकित्सक के पद पर आपकी नियुक्ति हो सकती है। 22 लाख विद्यार्थी इसमें भाग लेते हैं और 80-90 हजार सभी प्रकार की पोस्टें होती हैं। 22 लाख में आप भाग दीजिए 80 हजार, कितना प्रतिस्पर्धा। उसके बाद आता है मेरे पास JEE इंजीनियरिंग सेवा का। ये इसके बाद थोड़ा तुलनात्मक रूप से कम प्रतिस्पर्धी है और इसके लिए 12th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स आपके पास होनी चाहिए। तीसरा जो आपका ऑप्शनल विषय वह मैथमेटिक्स होना चाहिए, साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री होनी चाहिए। यदि हम 1990-1985 के दौरान हर गांव, मोहल्ले, कस्बों में एक नाम बड़े शौक के साथ लिया जाता था, सम्मान के साथ लिया जाता था कि मेरा बालक इंजीनियर है, लेकिन आज गुमनाम है।
अर्थात इसके पीछे यही रीजन है कि इसमें विद्यार्थियों की संख्याएं 12th स्टैंडर्ड में मैथ्स वर्ग में कम हो गई। उसके बाद तीसरा जो एग्जाम है वो आया है, जो मैनेजमेंट से संबंधित है। तीनों ही एग्जामिनेशन बच्चों के लिहाज से, इसमें भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिहाज से प्रथम स्थान पर नीट आता है। इसका मूल कारण क्या चिकित्सक बनने की धारणा ही है? नहीं, ऐसा नहीं। इसका मूल कारण है कि इसमें एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों की जो उम्र है, जो चांस है वो ज्यादा है, जबकि JEE में चांस कम है। और IIM जैसे संस्थानों में अब बहुत कम विद्यार्थी जाने लग गए, क्योंकि स्कूलिंग शिक्षा में जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन है वहां पर बच्चों को तैयार नहीं किया जा रहा है। ये हमारे मेन एग्जामिनेशन में जो 12th स्टैंडर्ड है, समस्या ये आती है क्या इन एग्जामिनेशंस में बिना कोचिंग के हम प्रवेश ले सकते हैं इन संस्थाओं में? मेडिकल सेवा में, इंजीनियरिंग सेवा में क्यों नहीं ले सकते? यदि आप गत वर्ष नीट के पेपर्स देखिए, तसल्ली से देखिए, आराम से देखिए, यदि आप विज्ञान वर्ग के हैं तो आप इसका विश्लेषण कर सकते हैं। लगभग 80% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें विद्यार्थी कक्षा 11 और 12 में आसानी से पढ़ता है, उसकी दृष्टि से होकर निकलते हैं, लेकिन वह किताब का सहारा नहीं लेता है। यही मूल कारण है कि अभिभावक को कोचिंग का सहारा लेना पड़ता है। यही समस्या JEE में, और ये तीसरा तो लगभग कौन सा हो गया। तो मेरे सभी अभिभावकों से निवेदन है कि आप बालकों को किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। अधिक से अधिक जितनी ज्यादा वो बुक्स पढ़ेगा, उसके नीट, IIT या JEE जैसे प्रतिष्ठित एग्जाम को फाइट करने की उतनी ज्यादा चांस हो। अब देखिए, कक्षा 10 तक कोई ग्रुप नहीं होता बच्चों के पास, कोई सामान्य शिक्षा होती है जिसमें 6 विषय पढ़े जाते हैं। कक्षा 11 में आते ही उसको सब्जेक्ट का निर्धारण करना पड़ता है। जो बालक मिडिल क्लास से ही, अपर प्राइमरी क्लास से ही गणित और विज्ञान में रुचि नहीं रखता है, वह बालक कभी भी सेकेंडरी एग्जामिनेशन में इन विषयों में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकता। और यही लोचा है हमारे पास कि हम बच्चों को साइंस सब्जेक्ट दिला नहीं पाते। उच्च स्तरीय हमारे पास अच्छे शिक्षण संस्थान नहीं है जो विज्ञान और गणित विषयों का अच्छा अध्यापन करा सके। बालक को एक एक शब्द का अर्थ बता सके। तो आप गणित और विज्ञान विषय में बच्चों की रुचि उत्पन्न कीजिए। आप ये देखिए कि आपका बालक विज्ञान और गणित को कितने घंटे पढ़ता है। आप घंटे छोड़िए, कितने मिनट पढ़ता है, अरे ये भी छोड़िए, आप तो देखिए कि वह उसका होमवर्क करता भी या नहीं करता है, उस किताब को टच भी करता है या नहीं करता है। बस यहीं से रुचि पैदा हो जाती है। यही कारण हमारा इंग्लिश भी है।
लेकिन फिर भी इंग्लिश में हम धीरे 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 प्रोग्रेस कर रहे हैं। अंग्रेजी माध्यम स्कूलें बड़ी तादाद में खुल रही है, चाहे वह सरकारी क्षेत्र में हो चाहे गैर सरकारी क्षेत्र में। लेकिन अभी भी विज्ञान और गणित जैसे विषय में बच्चे पारंगत नहीं हो रहे। इसका मूल कारण ही बच्चा इन विषयों से दूरी बनाकर रखता है। चलिए, कक्षा 10 में जैसे बालक पास करता है, उनमें से वे विद्यार्थी जिनकी गणित और विज्ञान में रुचि थी, वह स्वतः ही विज्ञान वर्ग में आ जाते, और जिनकी कम रुचि थी वह आर्ट्स वर्ग में चला जाता है, कला वर्ग में चला जाता है। फिर भी कॉमर्स वर्ग में हम बच्चे को प्रेरित नहीं करते। अब समस्या रहती है कि उनमें से कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जिनके 90% मार्क्स होते हैं, 85% मार्क्स होते हैं। उनको ये कहा जाता है कि आप आर्ट्स लीजिए, आपको इंजीनियर नहीं बनना है, आपको डॉक्टर नहीं बनना है, आपको मैनेजमेंट में नहीं जाना है, आपको तो सिविल सेवा में जाना है। चाहे वह सिविल सेवा का पूरा अर्थ समझता भी हो या नहीं हो, और यह भी नहीं समझता कि उसमें कितनी बड़ी प्रतिस्पर्धा है। अब समस्या ये होती है कि जो कला वर्ग के विद्यार्थी होते हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ी विडंबना आ जाती है कि जब वह ग्रेजुएट होता है, इधर से मैथ्स वाला विद्यार्थी भी ग्रेजुएट होता है, बायोलॉजी वाला विद्यार्थी भी ग्रेजुएट होता है, विज्ञान का जो विद्यार्थी जिसने गणित लेकर के ग्रेजुएशन किया उसकी समकक्ष डिग्री ली है, बायोलॉजी का जो विद्यार्थी है वो विज्ञान वर्ग लेकर के जिसने ग्रेजुएशन किया है या समकक्ष डिग्री ली है, उनमें से भी अधिकतर जो विद्यार्थी होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, वह सिविल सेवा के पीछे तो बड़ा मुकाबला होता है, समझ में नहीं आता। ऐसा विद्यार्थी जो उस आर्ट्स में था लेकिन 90% से ऊपर था, उसको सही माहौल नहीं मिल रहा था, फिर भी वो अपनी रुचि से विषय को पढ़ रहा है। लेकिन भाई वह विद्यार्थी जिसने गणित ली है, बायोलॉजी विषय लिया है, कठिन परिश्रम करके ग्रेजुएशन की है या ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई की है, इस तरह की MBBS किया है या BTech किया है, उसके DNA में मेहनत अर्थात हार्ड वर्क समाहित हो चुका है। वह जानता है, समझता है कि मुझे डॉक्टर बनने के लिए, मुझे एक्सपर्ट इंजीनियर बनने के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा। जितनी सेवाएं, जितने पद MBBS और इंजीनियर्स के होते, उससे बहुत कम पद सिविल सेवा के लिए होते। और उनमें से यदि 5% विद्यार्थी भी सिविल सेवा की तरफ जाते हैं, तो जो विद्यार्थी 90% लेकर के कला वर्ग में गया है, वह उस प्रतिस्पर्धा में काफी पीछे रह जाता है। कहा जाता है कि उसकी जिंदगी तो तैयार हो गई। अरे भाई, ऐसा नहीं। जिस विद्यार्थी के जीन में मेहनत लिखी है, वह जीन उसका कक्षा 6 से ही स्टार्ट हो जाता है। कक्षा 6 से और मैथ्स में और विज्ञान में इतनी अच्छी रुचि रखता है कि वह आगे जाकर के एक्सपर्ट हो जाता है, और वही वह विद्यार्थी सिविल सेवा में चयनित होता है। मान लीजिए
जिसने कला वर्ग में प्रवेश लिया और 90% मार्क्स थे, वो उसने अपने स्तर से मेहनत की, धीरे धीरे प्रैक्टिस की, लेकिन उसको उचित माहौल नहीं मिला। लेकिन जिन विद्यार्थियों ने 90% से ऊपर कला वर्ग में प्रवेश लिया, उनमें से सिविल सेवा में जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या काफी कम है, क्योंकि वहां काफी मुकाबला हुआ। यही अन्य राजकीय पदों के लिए होता है। इस कारण सभी अभिभावकों से निवेदन है, सभी अभिभावकों से मेरा आग्रह है कि आप बालक की शिक्षा पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। यह आपका एसेट्स है। आप अपने बालक की गतिविधियों पर नजर रखें। आप ये कह करके अपनी जिम्मेदारी से दूर नहीं हो सकते कि मुझे समय नहीं। आप ये कह करके अपनी जिम्मेदारी से दूर नहीं हो सकते कि मुझे तो इसकी किताबें में तो अनपढ़ नहीं। जिम्मेदारी एक ऐसा पद है जिसको निरक्षर को भी निभाना पड़ता है, हायर एजुकेशन वाले को भी निभाना पड़ता है। इस कारण आप अपने बालक के प्रति, अपने पालक के प्रति जिम्मेदारी का निर्वाह कीजिए। ये एक इस प्रकार का एसेट्स आपके पास, यदि उसको उचित मार्गदर्शन मिले, उचित संस्थान मिले, उचित शिक्षा मिले, उचित माहौल मिले, तो स्वयं आपके एसेट्स का तो जीवन खुशहाल बनेगा ही, लेकिन आप भी उसके खुशहाल जीवन से काफी खुश होंगे। इस कारण आप अपने एसेट्स पर ध्यान दीजिए। प्राय देखा जाता है आज जो समस्या है बच्चों के सामने, पेरेंट्स के सामने, कि साहब इनकम नहीं है, सोर्स नहीं मेरे पास। आज बच्चे की एजुकेशन से ज्यादा खर्चा हम हमारे अन्य शौकों में पूरा कर देते हैं। आप देखिए, एक बालक के एजुकेशन पर, 12 तक के एजुकेशन पर आपको 30,000 खर्च करना है, 20,000 खर्च करना है, कोई बड़ी राशि नहीं। हो सकता है किसी के लिए बहुत बड़ी राशि हो, लेकिन आप कैलकुलेट कीजिए कि मैं कितने प्रकार के खर्चे जो मेरे लिए आवश्यक नहीं उसको मैं वेस्ट कर लिस्ट बनाइए और अपने बच्चे के ऊपर, अपने पालित पर, जिसको आप असेट्स कहते हैं, उस पर पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। आप अपने बालक को कहिए नीट, आप अपने बालक को समझाइए JEE, आप अपने बालक को समझाइए IIM, आप अपने बालक को समझाइए सिविल सेवा, आप अपने बालक को समझाइए कि बेहतर शिक्षा। आप बच्चे की हर उस एंगल पर ध्यान दीजिए और उसका परीक्षण कीजिए, गोपनीय परीक्षण कीजिए। आपका बालक कभी कमजोर नहीं होगा, लेकिन उसको एक अच्छा माहौल देने की आवश्यकता है। इसे आप समझिए और समझने का प्रयास कीजिए। इस YouTube चैनल पर आपको आपके बालक के लिए विज्ञान के सभी प्रकार के, विज्ञान और गणित विषय के सभी कंसेप्ट दिए जाएंगे। अधिक से अधिक देखिए, यही मेरी आपको उम्मीद है। आप अपने बालक को कमजोर मत समझिए। दूसरा, कंपेयर मत कीजिए, बिल्कुल भी कंपेयर मत कीजिए। प्रतिस्पर्धी बनाइए, लेकिन कंपेयर मत कीजिए। इसका अपने विशेष ध्यान रखना। धन्यवाद।